नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्वार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। रांची के अशोकनगर में बिजली के खंभे में आग लगने से कोहराम मच गया। यह घटना अशोकनगर के रोड नंबर 1 में हुई, जहां पर बिजली के खंभे पर लगे जंक्शन बोर्ड में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें तेज होने लगी तो वो नजारा देखने के लिए राहगीरों की भीड़ भी यहां पर जुट गई। एहतियातन के तौर पर बिजली विभाग ने अशोकनगर की बिजली गुल कर दी। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और इस आग को देखने के लिए लोगों की भीड़ वो भी वहां पर जमा हो गई। अशोकनगर के पास की ये वारदात, जहां पर बिजली के खंभे में आग लगने से अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। और आपको सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन लोगों को संबोधित कर रहे हैं। वहीं की तस्वीरें आपको सीधे लाइव दिखाते हैं। 20 सालों में 2 दिवसीय आदिवासी दिवस मनाया, जिसको सुशोभित करने के लिए आदरणीय भूपेश बघेल जी ने हमारा उत्साहवर्धन किया था। और भारी बारिश, ऐसा बारिश कि अच्छा कार्यक्रम फेल हो जाए। और उस बारिश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये भी गीले पीले होते हुए पहुंचे, लेकिन जो उत्साह उस समय था उस कार्यक्रम का, इतने बारिश हो भी, चाहे आउटडोर हो चाहे इंडोर हो, लोगों का आना जाना रुकना और कार्यक्रम का हिस्सा बनना, इतने आंधी तूफान भी उस कार्यक्रम को असफल नहीं कर पाए और पूरा भाव्यता के साथ हम लोगों ने उस कार्यक्रम को मनाया। और आज इस मंच पर आकर मुझे गौरव महसूस हो रहा है कि आज आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जैसे समूह को आगे बढ़ने का, उसके मार्ग प्रशस्त करने का जो प्रयास हम यूपीए गठबंधन के लोग कर रहे हैं, और इसका जो लोकप्रियता है और इन सबों के बीच में जो हम सबों की पकड़ बन रही है, इससे कई लोग भी घबरा भी रहे हैं। और उस घबराहट का कुछ झलकियां अलग अलग रूप में आपके सामने भी अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से सुनने को मिलता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, इन सब क्षेत्रों में और देश के विभिन्न राज्यों में आदिवासियों का जो, दलितों का, पिछड़ों का जो समस्या है, कहीं न कहीं आज देश के आजाद हुए 75 साल के बाद भी इन वर्गों के बीच में अनेकों समस्याएं विद्यमान पड़े हैं। आज हम देश को विकसित राज्य के, विकसित देश के रूप में अगर हम देखना चाहते हैं तो कतई संभव नहीं है कि एक समूह, एक वर्ग
पूरे देश का मार्गदर्शन कर सकता है। इस देश का विविधता है, अनेकों समूह, अनेकों वर्ग, अलग अलग रंग के लोग, अलग अलग बोलचाल के लोग, अलग अलग धर्म मजहब के लोग, जिसको कभी और आज के दिन में भी इस देश की ये एकता, इस समूह की एकजुटता को दुनिया लोहा मानती है। झारखंड में गरमाई सियासत के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देर शाम रायपुर पहुंचे, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से आयोजित विश्व आदिवासी सम्मेलन में वो बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शाम 4:30 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से चार्टर्ड प्लेन के जरिए रायपुर के लिए उड़ान भरी। करीब 1 घंटे बाद उनका विमान रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचा, जहां छत्तीसगढ़ सरकार के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आगवानी की, जोरदार स्वागत किया। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर शाम के 4:30 बजे चार्टर प्लेन के जरिए सीएम हेमंत सोरेन ने उड़ान भरी और शाम के 5:30 बजे वो एयरपोर्ट पहुंचे, रायपुर एयरपोर्ट, जहां पर सरकार के प्रतिनिधियों की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर दोहराया है कि वो खनन घोटाले में दोषी हैं तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर ले जाए। समन जारी कर बुलाने का कोई मतलब नहीं है। रांची से रायपुर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए बीजेपी बार बार साजिश रच रही है। अगर इतना ही संगीन गुनाह है उनको लगता है तो सम्मन क्यों? सीधे आकर के अरेस्ट हो जाना चाहिए, ले जाना चाहिए। कहां हमने मना किया? और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी ईडी के समन को लेकर दिन भर सियासत गर्मा रही। सीएम ने ईडी और बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी, तो वहीं बीजेपी ने भी सीएम पर जोरदार पलटवार कर दिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। जैसे ही शाम के 4:30 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला ईडी के उसी जोनल दफ्तर के ठीक बाहर से बिना रुके धड़धड़ाते हुए गुजर गया, जिस दफ्तर में उन्हें पूछताछ के लिए पेश होना था। देख सकते हैं कि थोड़ी दूर पे ही मुख्यमंत्री की जो कार है वो भी साफ तौर से नजर आ रही है। मुख्यमंत्री इस वक्त ईडी के दफ्तर के सामने से गुजरते हुए और एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम की रवानगी से महज आधे घंटे पहले ही सीएम सचिवालय के एक कर्मचारी के हाथों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चिट्ठी ईडी दफ्तर को भेजी गई, जिसमें पहले से तय कार्यक्रमों का हवाला देते हुए सीएम ने हाजिर होने के लिए ईडी से 3 सप्ताह का समय मांगा। अब क्या था, हमने देखे कुछ देने आए थे। कहाँ आए थे? अब अंदर में क्या था, हम लोग सरकारी सेवा के विशेष क्या बता सकते हैं। कहाँ से आए थे? जो सीएम सचिवालय है वहाँ से एक लेटर जो है वो भेजा गया है और 3 सप्ताह का वक्त जो है वो मुख्यमंत्री सचिवालय मुख्यमंत्री की तरफ से मांगा गया है। तो देखना होगा कि आगे फिर किस तरह की कवायद होती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सीएम को भेजे गए ईडी के समन को लेकर रांची में दिन भर सियासी पारा गर्माता रहा। दोपहर होते ही जेएमएम कार्यकर्ताओं का हुजूम सीएम आवास के बाहर पहुंच गया, जिसे संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ईडी और बीजेपी के खिलाफ खूब हुंकार भरी और कह दिया कि हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए ईडी। तो हम तो चुनौती देते हैं, हमसे इंक्वायरी मत करो, हमको गिरफ्तार करके दिखाओ, हमको गिरफ्तारी करो, हमने कौन सा गुनाह किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिन भर ईडी के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे। ईडी का नाम लेकर बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाते रहे। जवाब में आजसू और बीजेपी जैसे विपक्षी दलों ने सीएम को ही घेर लिया। गैर झारखंडी की बात कर रहे हैं, उनके बातों से लगता है कि अब उनके पास ईडी के बातों का जवाब उनके पास नहीं है। वो जान रहे हैं कि ईडी उनसे क्या पूछेगा और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमने गलती किया है,
इसीलिए अब ईडी से वो भाग रहे हैं। उनको अगर ये फील हो रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उनके लिए कोर्ट है, आप कोर्ट का सहारा लीजिए, कोर्ट लाइज रूप से आपके पक्ष को सुनेगा, आप वहां रखिए। लेकिन इन जनरल हम अगर राजनीतिक चुनौतियां इस रूप से सड़क पे उतर पे देने लगे तो हम अपने ही बनाए हुए संविधान का कहीं ना कहीं अनादर करेंगे। ईडी के समन को लेकर झारखंड में एक बार फिर सियासी संग्राम गहराता दिख रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे सरकार गिराने की साजिश करार दे रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी और आजसू ने सरकार के खिलाफ पलटवार कर दिया है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और खनन घोटाले को लेकर जारी ईडी के समन से एक बार फिर से झारखंड की सियासत में उफान आता दिख रहा है। सवाल यह है कि आखिर सीएम को ईडी ने क्यों समन जारी किया, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पहले ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और विधायकी पर संकट, अब खनन घोटाले की आंच। झारखंड का सत्ता पक्ष एक बार फिर से चारों ओर से घिरता दिख रहा है। ताजा मामला है खनन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसकी जांच पिछले कुछ समय से ईडी के हाथ में है और इसकी एक एक कड़ी को जोड़ते जोड़ते ईडी के अफसर सत्ता शीर्ष के बेहद करीब पहुंच गए हैं। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। इस मामले में बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश भी आरोपी बनाए गए। दोनों को ईडी ने 4 और 5 अगस्त को गिरफ्तार किया और फिलहाल दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को झारखंड पुलिस की 2 AK-47 मिली थी। ये दोनों हथियार सीएम आवास में तैनात 2 जवानों के नाम पर आवंटित थे। ईडी ये जानना चाहती है कि सीएम आवास के गार्ड के नाम पर जारी AK-47 और उसके कारतूस प्रेम प्रकाश जैसे कारोबारी के पास कैसे पहुँच गए। इससे पहले भी ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, दाहू यादव, उसके सहयोगियों के 37 बैंक खातों से 11 करोड़ 88 लाख रुपए सीज किए थे। इसी दौरान ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी। इन्हीं मामलों में ईडी ने 16 सितंबर को पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दायर की, जिसमें 8 जुलाई को पंकज मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज मिलने का जिक्र किया गया है, जिसमें हेमंत सोरेन का बैंक पासबुक और चेकबुक भी शामिल है। इनमें से 2 चेक पर मुख्यमंत्री के भी हस्ताक्षर हैं। यही नहीं, न्यायिक हिरासत में रिम्स में इलाज करा रहे पंकज मिश्रा ने फोन पर मुख्यमंत्री का नाम लेकर कई अफसरों को डराया था। इस मामले में ईडी ने पंकज मिश्रा के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। इन मामलों से पहले भी ईडी ने पूर्व खान सचिव सिंघल और उनके सीए सुमन कुमार को कैश के साथ गिरफ्तार किया था। इन सभी मामलों के तार एक दूसरे से जुड़ते दिख रहे हैं और इनसे जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब की तलाश अभी भी ईडी को है। पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजने के पीछे यही बड़ी वजह मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी ईडी के समन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बार फिर से तू-तू मैं शुरू हो चुकी है। आजसू ने कहा है कि मुख्यमंत्री को ईडी के समन का सम्मान करना चाहिए। जवाब में जेएमएम ने कहा है कि मुख्यमंत्री अगर दोषी हैं तो ईडी उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेती है। राज्य सरकार को, खासकर हेमंत जी को, संवैधानिक संस्था का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आप एक जनादेश के साथ आए हैं। आपको भी जो भी एजेंसीज है वो एक संवैधानिक संस्था है, इसका सम्मान करना चाहिए। हम ईडी के जांच में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालना चाहते। आज माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमको सम्मान क्यों करते हो। हमारी गलती है तो गिरफ्तार करो। और धनबाद के आशा कोठी में फ्लैग मार्च कर रहे सीआईएसएफ जवानों पर अचानक कोयला चोरों की टोली ताबड़तोड़ रोड़े बरसाने लगी। चोरों की ओर से पत्थर गिरता देख सीआईएसएफ जवान हालांकि जान बचाकर भागने लगे, पर रोड़ेबाजी बढ़ती गई। जवाब में सीआईएसएफ की ओर से 15 से 20 राउंड यहां पर फायरिंग भी की गई, तो कोयला चोर वहां से भाग खड़े हुए।
रोड़ेबाजी में 2 सीआईएसएफ के जवान गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज सेंट्रल अस्पताल में इस वक्त जारी है। कोयला चोरों पर दबिश बनाने के लिए सीआईएसएफ की टुकड़ी आशा कोठी में फ्लैग मार्च कर रही थी और इसी दौरान कोयला चोरों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वहां पर कोहराम की स्थिति बन गई। कौन लोग मारा है? कहाँ गए थे आप लोग, किस कारण से? कोई कोयला चोर लोग के लिए कहाँ गए थे आप लोग? आशा कुटी यादव बस्ती, वहाँ कोयला चोरों को मतलब निगरानी के लिए हम लोग गए थे। फ्लैग मार्च था तो वहाँ लोग हमला किए। तो क्या वो लोग पत्थरबाजी किया? क्या सुबह में भी कुछ सूचना मिला था कोयला चोर लोग आप पर हमला किए हैं? क्या पत्थरबाजी किया था? किया है और लाठी चार्ज भी किया है। कौन चार्ज किया? आप लोग के? वो लोग उन लोग किया है, मतलब घेर अपना बचाव में हम लोग किए। आप लोग लाठी चार्ज किए? हम लोग लाठी चार्ज नहीं किए, लाठी चार्ज उन्हीं लोग किया है, फिर बचाव में हम लोग किए। फायरिंग में रह आप लोग किए हैं क्या? कुछ लोग अपना सेल्फ डिफेंस में हुआ है। सरायकेला थाना हाजत में नाबालिग की खुदकुशी के मामले में एसपी ने सरायकेला थानेदार मनोहर कुमार को सस्पेंड कर दिया है। उन पर मामले को दबाने का आरोप लगा है। एसपी ने प्रारंभिक जांच में थाना प्रभारी को दोषी करार दिया है। सरायकेला थाने में 3 दिन से नाबालिग से पूछताछ की जा रही थी और इसी क्रम में आरोपी नाबालिग ने बुधवार को बाल मित्र कक्ष में बेल्ट के सहारे फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। नाबालिग की मौत पर अब कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों ने दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिजनों को मुआवजे की मांग की है। ऐसा नहीं है कि आम जनता थाना प्रभारी से डर के रहें। हम बहुत सरायकेला खरसवां के एसपी महोदय जी को स्वागत करते हैं। इस मामले में तुरंत निलंबित किए और आगे भी आशा रखूंगा कि ऐसे दुर्भाग्य वाला बात ना सामने आए। आज हम सबे के बीच एक आदिवासी भाई हम लोग के बीच। मैं इस घटना की, इस मौत की बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम किया जाए, न्यायिक जांच किया जाए और पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। तो पता चल रहा है कि इसका किसी से कुछ प्रेम संबंध वगैरह था, तो दोनों पक्ष के लोग आए थे और एक पक्ष के लोग चले गए थे। इसको यहीं पे रह गया था। अभी बहुत ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जो मृतक लड़का है मोहन मुर्मू, उसके परिवार वालों को हमने सूचित कर दिया है लगभग 8-9 बजे रात में, और वो लोग इसके परिवार वाले घाटशिला पूर्वी सिमू से आएंगे और वो क्या कहते हैं, क्या बयान देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। और रांची के डोरंडा में देखिए, एक नाले में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान संतोष नायक के रूप में की गई है। परिजनों के मुताबिक युवक को मिर्गी की बीमारी थी। आशंका ये जताई जा रही है कि वो नाले में गिर पड़ा और उसकी वहां पर मौत हो गई। पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित एक नाले में एक युवक का शव बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है और मामले की जांच में जुट चुकी है। वहीं स्थानीय लोगों की जब यहां पर शव पर नजर पड़ी तो पूरे मामले को लेकर लोगों की भीड़ जो है वो एक तरह से यहां पर जुट गई। फिलहाल पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई। उसके बाद यहां पर पुलिस पहुंची है और पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार युवक को मिर्गी का दौरा पड़ता था और कहीं न कहीं शायद उसी के कारण वो इस नाले में गिरकर उसकी मौत हो गई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।